हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम पिछले एक साल का करंट अफेयर है इसको रिवाइज करेंगे। और ये आपकी एक मैराथन क्लास है जिसमें 1 से 1.5 घंटे में हम कंप्लीट 1 ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके हुए हैं हायर एजुकेशन में, उन सब को आज हम रिवाइज करने वाले हैं। तो एज यूजुअल एक बार आप सब लोग जल्दी से चेक करके बता दीजिए कि सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है तो थम्स अप कर दो। और अपनी अपनी प्रेजेंट है एक बार आप सब लोग लगा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यूजीसी नेट की यूनिट 9 एंड 10 यहां से अक्सर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हैं जो देखने को मिल जाती हैं। एक या दो सवाल आपके आने के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है लेकिन इतना भी कम नहीं है कि इसको आप इग्नोर करके जाओ, क्योंकि एनवायरमेंट वाला सेक्शन है, हायर एजुकेशन वाला सेक्शन है, आईसीटी वाला सेक्शन है। यहां पे आपके बहुत सारे हायर एजुकेशन में अपडेट्स हैं वो होते रहते हैं, तो उनको हमें बहुत अच्छे से कवर करना जरूरी है। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम लास्ट 1 ईयर के जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स रहेंगे, करंट अफेयर रहेंगे, उनको हम कवर करेंगे। वन शॉट रिवीजन है, यानी कि एक ही क्लास में हम इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं, आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के बैचेस हैं वो आपके शुरू हो चुके हैं। पेपर 1 का आपका रफ्तार बैच है, तो रफ्तार बैच के लिए पेपर 1 से आप जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स है पेपर 1 का। और मैं पेपर 2 की बात करूं तो हिस्ट्री के आप स्टूडेंट हैं तो आपका सम्राट बैच है जो अभी चल रहा है, तो सम्राट बैच के साथ में जुड़कर आप अपनी तैयारी है उसको शुरू कर सकते हो। भूगोल के लिए आप गुरुकुल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेज हैं जो आपकी यहाँ पे चल रही हैं। इसके अलावा लो के लिए आप लो क्वेस्ट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 की बुक के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। साथ में पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी आपकी शुरू हो चुकी है और पेपर 2 हिस्ट्री की भी टेस्ट सीरीज है वो आपकी शुरू हो चुकी है। तो इन दोनों टेस्ट सीरीज के लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप से जुड़कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपको 20-20 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है जी, चलो जी, तो आप शुरू करते हैं। एक बार आप सब लोग जल्दी से सेशन को थोड़ा शेयर करो। काफी कम लोग अभी मुझे दिख रहे हैं, तो एक बार बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर, लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर अपना रहेगा पेपर 1 से रिलेटेड। पेपर 1 का करंट अफेयर है जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है जिसको अभी हम कवर करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं सेशन को। चलिए जी, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर कीजिए सब लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा। पूछा गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो लास्ट ईयर एक योजना है जो भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो आपको यह बताना है कि ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो योजना है वो किससे रिलेटेड है, इस योजना का काम क्या है। तो एक बार आप सब लोग बता दीजिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है, इसका काम क्या है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 6300 यानी 6300 सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक संस्थानों तक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना, 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित लगभग 13,000 विद्वानों की पत्रिकाओं को 1 जनवरी 2027 को लॉन्च होने वाले एक केंद्रीकृत मंच के माध्यम से सुलभ बनाया जाए। इस पहल के लिए केंद्र सरकार ने 2025 से 2027 तक 4,000 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म का प्रबंधन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर करेगा। देखो, आज क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ रखी गई है आपके लिए, जिससे कि आप एनटीए का जो लेवल है उसको मैच कर पाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछे जाते हैं। तो बताओ, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, सही कथन पहचानना है आपको, करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा बताओ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए।
जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो, एनटी आपको कहां फंसाता है, और आप सब लोग इस ट्रैप में फंस भी चुके हो। देखो जी, सब ने बी आंसर किया है, लेकिन खुद का दिमाग किसी ने भी नहीं लगाया। अगर आप एक बार खुद सोचते तो शायद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। इसलिए एग्जाम में हमेशा खुद का दिमाग लगाओ। कुछ लोगों ने सही किया, मोस्ट ऑफ ने गलत किया। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में लगभग 6300 सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच करवाना इसका लक्ष्य है। ये बिल्कुल सही है इसके बारे में। अब मैं बात करता हूं यहां पर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन 1 जनवरी 2027 नहीं है, ये 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया। तो यहां से आपकी ये चीज है जो गलत होगी। ठीक है, उसके बाद में इस पहल के लिए केंद्र सरकार ने 3 वर्षों के लिए 4000 करोड़ रुपए, 4000 करोड़ रुपए नहीं दिए, इसके लिए 6000 करोड़ रुपए है जो आवंटित किए गए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि सर इस केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म का प्रबंधन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर करेगा? नहीं, इसका जो प्रबंधन है वो इनफ्लीबीनेट करेगा। कौन करेगा? इनफ्लीबीनेट करेगा। आया समझ में? कुछ दिमाग को थोड़ा सा कंपन हुआ देख के? एवरीवन, थोड़ा सा मजा आया क्वेश्चन को देख के कि किस तरह से सवाल आपका पूछा जा सकता है। और ये स्कीम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, तो देखो ये जो योजना है बेसिकली इसका मतलब यही है कि ये एक भारत सरकार की योजना है जिसमें जो 6300 सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको शैक्षणिक संसाधनों की पहुंच सुनिश्चित करवाना है, इसका एक लक्ष्य है ना। जहां पर जो अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं के प्रकाशकों के साथ साझेदारी की गई है, और यहां पर 13,000 विद्वान हैं, उनकी पत्रिकाएं हैं, उनको लॉन्च करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। अब यहां से देखो, और देखो 1 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया। अब देखो यहां पर एक शब्द पूछा गया आया है आपका, इनफ्लीबीनेट। अब ये इनफ्लीबीनेट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनफ्लीबीनेट क्या है ये? तो देखो इनफ्लीबीनेट है, ये एक अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। ये एक क्या है आपका? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर। अब सवाल आता है कि सर ये इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है किसका? तो बताओ मुझे किसका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है? एनीवन? ये जो इनफ्लीबीनेट है ये किसका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, एक बार आप मुझे बताओ। तो देखो यहां पर हम बात करें कि ये इनफ्लीबीनेट क्या है? यूजीसी का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, यूजीसी का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। और यूजीसी के टोटल इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर कितने हैं? 8 इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, इसमें से एक आपका इनफ्लीबीनेट। इनफ्लीबीनेट की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ये कहां पे अवस्थित है? ये आपका गुजरात में है बेसिकली। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना है। अब मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए सब लोग कि ये इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है, इसके द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव्स अभी चलाए जा रहे हैं? एनीवन? जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है इसके द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव आपके चलाए जा रहे हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूं, इसको बहुत अच्छे से आप सबको याद रखना है। देखो शोध गंगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक अलग से सेशन आपका लेंगे। शोध शुद्धि, ये भी इसके द्वारा ही चलाया जा रहा है, शोध शुद्धि, है ना। फिर आपका शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री, और ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु, ये भी इसी का इनिशिएटिव है। एक आपका विद्वान है, विद्वान भी इसी का इनिशिएटिव है। एक आपका श्रेणी है, शेरनी है, शी रिसर्च नेटवर्क,
कृषि रिसर्च नेटवर्क यानी कि शेरनी। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो आपके इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के द्वारा चलाए जा रहे हैं ना, तो इसको याद रख लेना सब लोगों को, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपका इसी से रिलेटेड, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के कारण, इसी का एक सवाल और है आपके सामने, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कारण इस पहल के महत्व को नहीं दर्शाते? तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, और देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक हिंट आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बताओ, यह योजना निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का उद्देश्य विभिन्न पुस्तकालय संघों द्वारा लाई गई विखंडन को दूर करने के जर्नल सदस्यता प्रक्रिया को केंद्रीकृत करना है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का लक्ष्य ओवरलैपिंग जर्नल सदस्यता होने पर अतिरिक्त व्यय को कम करने की लागत दक्षता लाना है। यह योजना केंद्र सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों में जर्नल उपयोग पैटर्न के बारे में विस्तृत डेटा प्रदान करेगी, जिससे डेटा संचालित योजना में मदद होगी। इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो यहां पर क्या करना था, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। सिंपली देखो, हमने पहले ही बात की थी, यह योजना निजी उच्च शिक्षण संस्थानों को नहीं है भाई, यह सरकारी संस्थानों को है, ठीक है। हमने बात की थी सरकारी 6300 सरकारी संस्थान है, ना कि निजी उच्च शिक्षण संस्थान, और यहां पर गलत आपसे पूछा गया है। बिल्कुल निजी नहीं होगा, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है। हमने पहले भी बात की थी कि यह योजना बेसिकली किसके लिए है, ये आपकी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को है, ये आपका, ना कि गवर्नमेंट की शिक्षण संस्थानों को, है ना। तो देखो हमने बात की थी अभी यहां पर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान, ना कि निजी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है, निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नहीं है। तो इसको हमें याद रख लेना है सबको, ठीक है। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो स्कीम है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रख लेना है। और ये बेसिकली 3 साल के लिए है, 2025, 26 और 27 के लिए। 1 जनवरी 2025 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये योजना है ना। तो ये बेसिकली जो हमारे देश भर के जो स्कॉलर्स हैं उनको रिसर्च में मदद करना, जो संसाधन है उस शिक्षा के लिए जो संसाधन है उनको पहुंच करवाना, ठीक है। तो ये क्या है, एक यूनिफाइड पोर्टल है आपका, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखना। मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है, इन्फ्लीबीनेट के द्वारा इसको मैनेज किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ठीक है। पिछले कुछ दिनों में ये योजना थोड़ी सी चर्चा में भी रही है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। तो मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इस योजना के तहत शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए कौन से संस्थान मुख्य रूप से पात्र छात्रों को नामांकित करते हैं, बताइए। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना करेक्ट क्या है, एवरीवन आंसर बताइए सब लोग। देखो नाम से थोड़ा सा पता लग जाएगा, विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी का मतलब क्या है आपका, तो देखो विद्या लक्ष्मी यानी विद्या के लिए लक्ष्मी देना, यानी कि इसमें बेसिकली ये है कि उच्च शिक्षा अगर आप लेना चाहते हैं और आप मेधावी हैं यानी इंटेलिजेंट है और आपके पास में पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको बिना गारंटर, बिना कोई कोलेटरल, बिना कोई शर्त आपको हम क्या देंगे, लोन देंगे।
लेकिन उसमें एक शर्त ये रखी कि आपको लोन तभी मिलेगा जब आप देश के टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में पढ़ोगे। यानी आपका टॉप 200 शिक्षण संस्थानों में एडमिशन है तो फिर हम आपको यहां पर लोन दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और एनआईआरएफ द्वारा शीर्ष 2200 रैंकिंग में आई संस्थानों में से नामांकित छात्र इसके लिए पात्र है। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक एजुकेशनल लोन है। विद्या लक्ष्मी क्या है आपका, विद्या लक्ष्मी योजना क्या है, विद्या के लिए लक्ष्मी, यानी कि आपका एजुकेशनल लोन है जो आपको देना है। इसकी शर्तें हैं, इसकी जो शर्तें हैं वो क्या क्या है वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। देखो, ये एक योजना है पीएम विद्या लक्ष्मी, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इसमें मेधावी छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है बेसिकली। तो यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप तैयार की गई और इसका विशेष ध्यान छात्रों को बेसिकली गारंटर मुक्त कोलेटरल फ्री लोन है जो आपको देना है बेसिकली, है ना। और इसकी शर्त ये रखी गई है कि आप देश के टॉप 200 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने होने चाहिए। तो ऐसा बताया गया है कि इस योजना में लगभग 22 लाख से ज्यादा लोग हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं, है ना। तो ये हमें याद रख लेना है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना। और लोन कितना मिल सकता है, लोन मिल सकता है आपको 10 लाख तक का, ठीक है। 10 लाख तक का लोन है जो यहां पर मिल सकता है, तो ये हमें याद रख लेना है। ओके एवरीवन, यहां तक क्लियर है सबको। देखो, आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि विद्या लक्ष्मी योजना किससे रिलेटेड है, तो विद्या लक्ष्मी योजना आपके एजुकेशनल लोन से रिलेटेड है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि सर टॉप 200 में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। तो इसके लिए तो बेटा देखो, एनआईआरएफ रैंकिंग है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एनआईआरएफ रैंकिंग है, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको एनआईआरएफ रैंकिंग याद है। एनआईआरएफ रैंकिंग जो है ये आपको पता होनी चाहिए, और एनआईआरएफ रैंकिंग भी 2024 वाली पता होनी चाहिए। मैंने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं किया तो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। सर हमें मिल सकता है क्या लोन, देखो इसमें शर्त ये रखी गई है कि आपकी फैमिली की इनकम है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये रखा गया है। प्लस आप एनआईआरएफ रैंकिंग के इंस्टीट्यूशन में पढ़ते होने चाहिए, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा याद, थोड़ी थोड़ी याद है, अच्छे से याद कर लो। देखो इसको, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, इसी योजना से रिलेटेड एक सवाल और है आपका, तो बताइए, इसको पढ़ के बताओ थोड़ा सा, क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए सब लोग, ध्यान से पढ़ो। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को वित्तीय सहायता किस रूप में प्रदान की जाती है, और इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, बताओ क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये बताओ। क्या छात्रों को उनके बैंक में सीधे छात्रवृत्ति है जो प्रदान होती है, क्या ये छात्रवृत्ति है, नहीं। सर क्या पढ़े, कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा कितने लोगों के साथ में जो दिख नहीं रहा है, दिख तो रहा है यार, इसमें क्या दिक्कत है, आपको क्यों नहीं दिख रहा बताओ। तो देखिए यहां पर ये छात्रवृत्ति नहीं है बेसिकली, तो ये गलत हो जाएगा। छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जिसका भुगतान ई वाउचर और सीबीडीसी वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा, और 8 लाख की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है, नहीं, ये नहीं है। दूसरी चीज, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। और अच्छा, इसमें सही पूछा है ना, हाँ, तो सही आपका क्या है, 2 है, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ना तो मुफ्त लैपटॉप दिए जाते हैं, ना इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण मुफ्त नहीं, तो आंसर क्या है आपका, बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है आपका, बी। जस्ट अभी हमने किया है। ये लोन मिलता है आपको अगर आप हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन लेते हैं, अगर टॉप 200 रैंकिंग में है एनआईआरएफ की, और आपकी परिवार की इनकम 8 लाख है,
तो यहां पर क्या मिलता है, आपको ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है बेसिकली। चलिए नेक्स्ट चले, है ना, तो इसको याद रख लेना सब लोग। देखो यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि विद्या लक्ष्मी है ना, ये सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए है, इसमें कंफ्यूज मत करना, क्योंकि एग्जामिनर आपको ये बोलेगा कि ये सभी के लिए है, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए है। ठीक है, एक चीज तो ये याद रखनी है, और दूसरी चीज एनआईआरएफ वाले इंस्टीट्यूशन को ही देगी, जो एनआईआरएफ में टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो एनआईआरएफ में टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसी को ये मिलेगा बेसिकली। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक योजना थी आपकी, जब हम बात करते हैं एनईपी 2020 की, और वो है आपकी परख। तो परख से रिलेटेड एक सवाल आपका पूछा गया है। एक बार आप लोन पे बाद में ध्यान देना सब लोग, है ना, आप सब लोग एक बार इन क्वेश्चन को याद करने पे ध्यान दे लो, बैंक में बाद में चले जाना, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सब लोग बस सर हमें लोन कैसे मिलेगा, सर हमें लोन कैसे मिलेगा। ठीक है, उस पर थोड़ा सा बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए सब लोग, एवरीवन। परख, परख से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी गई हैं, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है एवरीवन। मेरे हस्बैंड की 3 लाख से कम है, यार आपको हमने बोला ही नहीं कि आप अपने हस्बैंड की इनकम बताओ, आप अपने फैमिली की इनकम बताओ, ये सब मत बताओ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप सब लोग, एवरीवन। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश तैयार करना और स्कूलों के लिए संबंधता मानदंड निर्धारित करना, नहीं, नो। स्कूल पाठ्यक्रम को डिजाइन करना और पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना, नहीं, ये एनसीईआरटी का काम है। ठीक है, राज्य शैक्षणिक उपलब्धि सर्वेक्षण सीज आयोजित करना और छात्रों के समग्र विकास पर नजर रखने के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन तथा समग्र प्रगति का एचपीसी विकसित करना, ये बिल्कुल ठीक है। स्कूलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन आवंटित करना और शिक्षकों के लिए वेतन मान निर्धारित करना, नहीं। तो आंसर क्या होगा अपना, सी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब मुझे परख की फुल फॉर्म बता दो सब लोग, सब लोग एक बार इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे, परख की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। परख की फुल फॉर्म बताओ, इसका पूरा नाम बताइए एक बार सब लोग, कमेंट करके बताओ मुझे पूरा नाम क्या है परख का। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस knowledge for holistic development, performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development, very good। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है जो आप सबको पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर एनालिसिस नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको याद रख लेना सब लोग। ठीक है, तो बेसिकली परख क्या है, एक असेसमेंट सेंटर है जो कि एनईपी 2020 के तहत एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी भारतीय स्कूल बोर्डों में मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मानकीकृत और उन्नत बनाना है। बेसिकली जो हमारा असेसमेंट पैटर्न है उसको सुधारने के लिए ये बेसिकली परख है जिसको लॉन्च किया गया था, तो ये हमें याद रख लेना है ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये एनईपी 2020 है, इससे रिलेटेड आपका एक सवाल पूछा है, तो बताओ एनईपी 2020 से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए सर।
तो देखो एनईपी 2020 का एक विशेष प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड इन द करिकुलम एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which of the following initiatives are particularly noteworthy? Introduce a common entrance exam for all school and national level transfer policy for teachers. क्या ये है? Introduce a national accreditation council for higher education institution and mandatory internships for all vocational courses. Launch national curriculum framework for foundational stage and release national curriculum framework for school education which focus on holistic and competency based education. Make vocational education compulsory from class 6th. कौन सा है इसमें सबसे बताइए। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका सी वाला, ठीक है। एनसीएफ जो अभी आपका आया है उसको लॉन्च किया गया है ना, और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ एससी भी इन्होंने जारी किया है ना। तो आंसर आपका सी होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका इसमें सी है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ना, तो इसको याद रख लें। बताओ जी, अब अपना आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सशक्त वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ। इसका करेक्ट आंसर बताइए सब लोग। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सशक्त वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल? यह पोर्टल 2010 में शुरू किया गया था और केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। सशक्त पोर्टल एक पायलट परियोजना है जो विद्यार्थी, शिक्षकों और रोजगार में लगे व्यक्तियों को निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। सशक्त पोर्टल का उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए है और इसे 2020 में शुरू किया गया। यह पोर्टल केवल टेक्निकल कोर्सेज के लिए उपलब्ध है, तो आई होप आराम से इसको बता सकते हो। तो ये क्या है? एक फ्री प्लेटफॉर्म है बेसिकली। ये क्या है? एक फ्री प्लेटफॉर्म है आपका। तो सशक्त पोर्टल इज अ पायलट प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड फ्री स्टडी फैसिलिटीज टू स्टूडेंट, टीचर्स एंड एम्प्लॉय पर्संस। ये इसको लॉन्च जो किया गया था वो बेसिकली 2010 में नहीं, 2006 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ये भी इसका गलत है। तो सही क्या है? टू विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है कि साक्षात पोर्टल किसके लिए है आपका। तो यह एक वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है जिसकी शुरुआत 30 अक्टूबर 2006 को की गई थी, और यह एक पायलट परियोजना है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों, रोजगार में लगे व्यक्तियों और ज्ञान अर्जित करने वाले जीवन पर्यंत निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान कर, लाइफ लॉन्ग फ्री लर्निंग के लिए है आपका ये, ठीक है। ऐसा दिखता है ये कुछ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, तो इसको हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? सही आंसर विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान कौन सा शहर था? विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2024? न्यू दिल्ली, लंदन, दुबई और अजरबैजान। बताइए कौन था इसका मेजबान? तो देखो इसका जो मेजबान देश था, है ना, जो UNFCCC है, ठीक है, UNFCCC है। इसकी COP 29 जो हुई है, इसकी COP 29 जो हुई है वो कहां पे हुई है? वो हुई है अजरबैजान, ठीक है। अजरबैजान कहां पे है? अजरबैजान है आपका बाकू में। कहां पे है? बाकू में। तो अजरबैजान इज द वेरी करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है? अजरबैजान।
तो इसको हमें याद रख लेना है। ठीक है एवरीवन, अब देखो यहां से एक सवाल आपका आने के चांसेस है, अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं, है ना। क्यों आने के चांसेस हैं? क्योंकि अगर पिछले साल का आप ट्रेंड देखोगे यूजीसी नेट का, तो आपको ये जो कोप होती है ना, वहां से एक सवाल बनता ही बनता है आपका। तो ये जितनी भी कोप वगैरह हैं, ये हम सब एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखो यहां पर हम बात करते हैं एक बार कि आपसे पूछा गया था कोप 27 के बारे में 2024 में एक पीवाईक्यू। कोप 27 में इन्होंने क्या पूछा? कोप 27 में पूछा कि लॉस एंड डैमेज फंड किससे रिलेटेड है? लॉस एंड डैमेज फंड किससे रिलेटेड? ये एक नेट का पीवाईक्यू है, ठीक है। फिर एक नेट का पीवाईक्यू पूछा गया था आपसे कि पंचामृत है वो किस स्कोप में दिया गया था? बताओ, आप मुझे ये बताओ कि हमारा जो पंचा अमृत है ये किस स्कोप में आया था? बताओ। और ये कोप हुई कहां पे थी ये भी बता दीजिए मुझे। तो ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था कोप 26, है ना। इसमें 5 टारगेट हमने डिसाइड किए थे बेसिकली, है ना, कोप 26 में। और कोप 27 कहां पे हुआ था? कोप 27 हुआ था इजिप्ट में, शर्म अल शेख। ये हुआ था आपका इजिप्ट में, शर्म अल शेख में। और ये कोप 26 है, ये हुआ था आपका कहां पे हुआ था बताओ? कोप 26 जल्दी से बताओ, कोप 26 बताओ मुझे तो। ग्लासगो, है ना, ग्लासगो में हुआ था यूके में बेसिकली। कोप 26 कहां पे हुआ था? ग्लासगो में हुआ था बेसिकली, ग्लासगो यूके में हुआ था ये। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। है ना, तो इनको याद रखिए। ठीक है, तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक तो देखो कोप 29 है, ये बाकू में हुआ था अजरबैजान में, ठीक है, नवंबर 11 से लेके आपका 22 तक 2024 में। कोप 29 को वित्त कोप का नाम दिया गया है। अब देखो सवाल यही पूछा जा सकता है कि फाइनेंस कोप कौन सी है? तो वित्त कोप के नाम से कौन सा कोप जाना जाता है? तो वो है आपका कोप 29, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड से रिलेटेड कौन सा है? कोप 27। पंचामृत से रिलेटेड कौन सा है? कोप 26, है ना। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती है ना। और कोप 29 का एजेंडा था कार्बन बाजार, तो ये हमें याद रख लेना है, ठीक है। ये इसमें मेन है आपका, ठीक है, कार्बन बाजार, वित्त कोप, ऐसे कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं यहां पर। देखो एक चीज है यहां पर, 2-3 चीजें मैं और आपको बताता हूं कि जैसे कोप 30 जो है वो तो कहां पे होने वाला है? कोप 30 की मैं बात करूं तो वो आपका ब्राजील में होगा, एवरीवन याद रखना। लेकिन कोप 31 है वो कहां पे हो सकता है? वो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत राष्ट्र जो है वो इसकी मेजबानी कर सकते हैं। तो मे बी कोप 31 ये ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना यार। आप सब लोग इतने इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? देखो कुछ लोग आपस में कमेंट कर रहे हैं। आपको पता है कि ये कंटेंट को लाने में, इन क्वेश्चंस को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, और ये किस लिए बनाए जा रहे हैं कि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। वरना तो यार मेरे को भी क्या जोर आएगा, मैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे लाके करवा दूंगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा दूंगा जो ऑलरेडी बने हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये कंटेंट आपको ढूंढ ढूंढ के लाया गया है, और ये आपके लिए लाया गया है कि आपका रिजल्ट आए, ठीक है। और आप बिल्कुल भी इस चीज को सीरियस नहीं लेते हो। देखो बाकी तो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, है ना। देखो फ्री में पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें आपको
ऐसे परोसी जा रही हैं। फ्री में भी आपको कितना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आपसे कोई पूछे कि कोप 31 कहां पे हो सकता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहीं पढ़ा आपने? बताओ, ईमानदारी से बताना, आपने कहीं पढ़ा कि कोप 31 कहां पे हो सकता है? ये ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है। तो ये चीजें आपको ऐसे नहीं मिलेंगी, इसकी थोड़ी सी वैल्यू करो आप, है ना। क्योंकि आप ऐसा करते हो तो फिर हमारा भी मोटिवेशन है वो टूट जाता है कि यार ये सब लोग टाइम पास कर रहे हैं, तो क्यों इतना अच्छा कंटेंट इनको दिया जाए। फिर तो पेड वालों को ही दे देते हैं कंटेंट, आपको क्यों दे, है ना। तो ये मत करो। अच्छा देखो, दो तीन चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं यहां पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। एक देखो, कोप 28 है, ये आपका कहां पे हुआ था? दुबई में हुआ था, है ना। और दुबई में हुआ था, तो इसमें क्या किया गया था? वैश्विक ग्रीन क्रेडिट फैल, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्स। तो आपसे पूछा जा सकता है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्स हैं, ये किस में लॉन्च हुआ था? तो ये कोप 28 में लॉन्च हुआ था, और ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था बेसिकली। तो ये आपको याद रखना है एवरीवन, ओके। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट प्रेजेंट 2024 हाइड्रो पावर मेक्स अप अराउंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इंडियाज एनर्जी मिक्स? हाइड्रो पावर है वो इंडिया की एनर्जी में कितना योगदान देता है? 5%, 11%, 17% या 21%? बताओ इसका सही आंसर क्या है? बताओ, सब लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 5%, 11%, 17% या 21%? तो अभी हमारा जब हाइड्रो पावर की बात करते हैं तो अपना कितना परसेंट अभी अपना है? लगभग 11%। लगभग 11% है वो इंडिया का जो है वो हाइड्रो पावर कंट्रीब्यूट करता है आपका, है ना। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार जल विद्युत भारत में के ऊर्जा मिश्रण का लगभग 11% हिस्सा बनाता है। तो ये हमें याद रख लेना है। क्लियर एवरीवन? अब देखो, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है जल विद्युत से। हमें पता होना चाहिए कि पवन ऊर्जा से कितना कंट्रीब्यूशन है, हमें पवन ऊर्जा का भी पता होना चाहिए, ठीक है। हमें सौर ऊर्जा का भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के डेटा आपको पता होना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि हम पवन ऊर्जा की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी है अभी करंट में, और सौर ऊर्जा की बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी है? एक बार आप मुझे बताओ सब लोग। तो देखो, मैं कुछ डेटा है जो आपके सामने रख रहा हूं। हम बात करते हैं कि सौर ऊर्जा में अभी टॉप स्टेट कौन कौन से हैं आपके। सौर ऊर्जा की मैं बात करूं तो टॉप स्टेट कौन कौन से हैं? तो राजस्थान पहले नंबर पे है, प्रथम है, रैंक पे है, ठीक है। और यहां पर जम्मू कश्मीर है वो दूसरे नंबर पर। एक चीज ये याद रखना। और हम राज्यवार संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट पे है और गुजरात सेकंड पे है। ये वाला पोटेंशियल में है आपका, ये है पोटेंशियल, और ये है आपका स्थापित क्षमता, ठीक है। ये हमें जरूर पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल में बात करें तो राजस्थान फर्स्ट पे है और जम्मू कश्मीर सेकंड पे है। और स्थापित क्षमता में मैं बात करता हूं तो राजस्थान फर्स्ट पे है और गुजरात सेकंड पे है। और 2030 तक हमारा टारगेट रखा गया है कि 50 गीगावाट गैर जीवाश्म आधारित क्षमता हमारी होगी। तो ये हमें याद रख लेना है सब लोगों को, एवरीवन। और 2014 से लेकर और 2024 में हमने लगभग 4 गुना की क्या की है? वृद्धि की है। तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट है, इसको जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर अपनी स्थापित क्षमता कितनी है टोटल। तो देखो, अगर मैं बात करूं सौर ऊर्जा में यानी कि सोलर एनर्जी में, तो अपना है 81.81, 8वां, ठीक है। सोलर विंड में कितना है अपनी स्थापित क्षमता? 45.89। बायोमास में कितना है? 10.94। लघु जल विद्युत में है 5, और कुल कितना है? 143.64। तो ये भी एक डेटा है जो आपको पता होना चाहिए।
हमारे यहां पर हम बात करते हैं, एक चीज और याद रखना है कि हमारे 3 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके किसके लिए है, अक्षय ऊर्जा के लिए है बेसिकली, है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए है। इनका हेडक्वार्टर वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ये नाइस कहां पे है, गुरुग्राम में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान आपका चेन्नई में है, तमिलनाडु में, ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। सरदार स्वंत सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान कहां पे है, कपूरथला पंजाब में। लिख लो, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। देखो इस बार नहीं पूछे, अगली बार पूछ लेगा, लेकिन इस तरह के सवाल एनटी अभी पूछा जाने लगा है ना, जो आपके मेन मेन इंस्टीट्यूशन है और उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वहां से सवाल पूछता है। तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई में है, और सरदार स्वंत सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान है वो आपका कहां पे है, कपूरथला में है। तो ये हमें याद रखना, ठीक है एवरीवन, याद रख लोगे। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये भी एक बार बता दीजिए। ठीक है, मुझे ये बताओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये भी गुरुग्राम में, ये भी कहां पे है, गुरुग्राम। दिल्ली में या हरियाणा में, ये हरियाणा में है, याद रखना, ठीक है, हरियाणा में है, दिल्ली मत कर देना इसको। ठीक है, एग्जाम में अपन क्या करते हैं भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम, और गुरुग्राम नहीं देगा, न्यू दिल्ली दे देगा, न्यू दिल्ली नहीं, हरियाणा में है। तो इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना आप सब लोग कि यहां पर हम बात करते हैं, अगर पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक कौन सी है वो एक बार देख लेते हैं। इंडिया की जो रैंक है वो क्या है, 4th रैंक है। अगर मैं विंड एनर्जी की बात करूं, इंडिया की रैंक कौन सी है, 4th। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे जर्मनी, और चौथे पे है इंडिया। इंडिया की रैंक 4th है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सोलर एनर्जी में भारत की रैंक कौन सी, सोलर एनर्जी में भारत की रैंक कौन सी, सौर ऊर्जा की मैं बात करूं तो इंडिया की रैंक कौन सी है, एक बार बताओ सब लोग मुझे। सोलर एनर्जी में भारत की रैंक कौन सी है, देखो टेलीग्राम चैनल नेट जीआरएफ विद शिव और नेट जीआरएफ विद अपनी यूनिवर्सिटी, ये दो टेलीग्राम चैनल है, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये भी देखो करंट में था आपका, तो इसको याद रखना है। बताओ, सोलर एनर्जी में भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है, राजस्थान फर्स्ट पे है, ठीक है, तो याद रखना 3rd रैंक आ चुकी है सौर ऊर्जा में भारत की। इसको बताओ, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज बीइंग एस्टेब्लिश इन विच प्लेस, दिल्ली, मेरठ, कलकत्ता, हैदराबाद। बताओ जल्दी जल्दी बताओ, इसका सही उत्तर क्या है आपका, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो ये कहां पे है आपका, मेरठ में है आपका, ठीक है, मेरठ इज द करेक्ट आंसर, है ना, तो मेरठ, तो ये हमें याद रखना है। अब देखो, मैं आपको रिवाइज करवाता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर जून एग्जाम, जून एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यहां पर देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पे खुली भारत की, फर्स्ट
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पे खुली भारत की, एक बार आप भी कमेंट करके बताओ जल्दी से। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पे है? ये है आपका, बताओ जल्दी जल्दी। भारत की फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में नहीं है, मेरठ में नहीं है, मणिपुर में। वेरी गुड, ठीक है। फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी, पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पे? फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी है हरियाणा में, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी, ये भी बता दो लगे हाथ। फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ये कहां पे है? पहली स्किल यूनिवर्सिटी, तो पहली स्किल यूनिवर्सिटी भी भारत की कहां पे है? ये भी हरियाणा में है आपकी, ठीक हो गया। और मुझे ये बताओ कि फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहां पे है? फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये भी बता दो। फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी जल्दी से बताओ। फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका तमिलनाडु में, ओके जी, ये भी हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पे है? रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पे है? रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पे है आपका? रेलवे यूनिवर्सिटी आपका गुजरात में, ठीक है। चलो अब मुझे एक और चीज बताओ, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? जल्दी से बताओ, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये याद रखना। चलो और बताओ, आप बताते जाओ मुझे तो, ठीक है। पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम किसी नदी के ऊपर है, पहली ऐसी नदी जिसका नाम, पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम किसी नदी के ऊपर है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिसका नाम किसी रिवर के ऊपर रखा गया है, ये बताओ। फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो किसी नदी के नाम पर है, कौन सी है? नो नवदीप, नहीं 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 नहीं, यह है सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख। गए हो आप लद्दाख? तो ये कौन सी है आपकी? सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि कहां पे है? लद्दाख में है आपकी बेसिकली, है ना। कोई बात नहीं, जीआरएफ करके जाना आप सब लोग। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में है, तो ये हमें याद रख लेना है। चलो मुझे बताओ ओवरऑल में भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? भारत की ओवरऑल में पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो भारत की फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है? बताओ। ओवरऑल में बात की जाए तो भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? वो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी। नो आईएससी बेंगलोर नहीं है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर मैं बात करता हूं भारत की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी, भारत की फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी, भारत की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये मुझे सरकारी भी बता दीजिए आप और प्राइवेट भी बता दीजिए।
सरकारी भी बता दो और प्राइवेट भी बता दो। देखो सरकारी की मैं बात करूं तो आईएससी बेंगलोर, और प्राइवेट की बात करूं तो मणिपाल। वैसे देखो आईएससी बेंगलोर की स्थापना 1908 में होती है, लेकिन इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया जाता है 1958 में। ठीक है, तो ये याद रखना। मणिपाल बनी थी 1995 में, तो ये भारत की पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी है। चलो एक चीज और बता दो मुझे सब लोग, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी। देखो एक एक शब्द जो है वो पीवाईक्यू में पूछा गया है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज करवा रहा हूं साथ के साथ में। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? श्री नाथीबाई दामोदर ठाकरे यूनिवर्सिटी, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डीके कार्वे, बाई डीके कार्वे। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना है। चलो आज के लिए फैक्ट्स बहुत हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which institution releases the annual status of education report? एसर की रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है? नीति आयोग, प्रथम, ऑक्सफैम इंटरनेशनल या यूनिसेफ? बताओ। Which institution releases the annual status of education report? ASER, एसर की रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग है, प्रथम है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल है या यूनिसेफ है? तो ये जारी कौन करता है? ये है आपका एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम एनजीओ। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है एनजीओ प्रथम। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? याद रख लेना, एनजीओ है एक, एनजीओ प्रथम है जो आपका एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है जो आपका रिलीज करता है, एनजीओ प्रथम, है ना? तो ये हमें याद रख लेना है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको और यहां पे रिवाइज करवा देता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन, आइस्ते रिपोर्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन। अब ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन द हायर एजुकेशन है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मेन चीजें क्या है? देखो, एक तो इसने ये बोला कि हमारे भारत में, हमारे इंडिया में जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके जो हायर एजुकेशन में एनरोल है वो कितने हैं? वो है आपके लगभग 4.4 करोड़, याद रखना। और भारत में ओवरऑल स्कूल एजुकेशन को मिला के, रिसर्च सबको मिला के वैसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30 करोड़। हायर एजुकेशन में कितने हैं आपके? 4.14 करोड़। और टोटल मैं बात करता हूं तो टोटल स्टूडेंट भारत में कितने हैं? लगभग 30 करोड़। और हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में कितने हैं? उच्च शिक्षा में 4.14 करोड़, 4.14 करोड़, 4.14 करोड़ है जो यहां पर है आपके। क्लियर एवरीवन? तो ये आप सब लोग जरूर याद रख लेना। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि उच्च शिक्षा की अगर हम बात करें तो जो फीमेल्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो लड़के हैं वो थोड़े सावधान हो जाओ हायर एजुकेशन में, क्योंकि ये देखा गया है कि उच्च शिक्षा में जो ज्यादातर आपके जो सिलेक्शंस हो रहे हैं, जो एनरोलमेंट हो रहे हैं वो महिलाओं के हो रहे हैं। ये एक अच्छी बात है ना? तो यहां पे भी डेटा भी ये बोलता है कि यहां पर 2019 में हमारे 1.88 करोड़ फीमेल स्टूडेंट थी, लेकिन 2019 में इतना हो गया, और फिर अभी आप देखते हैं तो इतनी स्टूडेंट है वो आपकी ओर बढ़ गई। तो ये थोड़ा सा याद रखें, ठीक है? दूसरी चीज यहां पर हम बात करें, एक देखो ये थोड़ा पुराना डेटा है, नए वाला जो डेटा है उसमें 28.1 आपका ग्रोथ एनरोलमेंट हो गया है बेसिकली, है ना? तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। ये अभी अपना ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो कितना हो गया? 28.1 हो गया है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है? इस वाले को मत करना कंसीडर,
ठीक है, अभी कितना हो गया 28.1, इसको थोड़ा सा याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव द गाइडलाइन फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आईडीपी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन? नीति आयोग, यूजीसी, एआईसीटी या सीबीएस? बताओ बताओ जल्दी से बताओ सब लोग। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आईडीपीस, आईडीपीस कौन जारी करता है? आईडीपीस जारी की है यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो ये हमें याद रख लेना है सब लोग। ओके जी एवरीवन, चल। अपार अकाउंट रजिस्ट्री विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? कैपिटल मार्केट, ऑटोमोबाइल, क्रिप्टो करेंसी, एकेडमिक्स? अपार आईडी बताओ, अपार आईडी। और इसका पूरा नाम भी मुझे बताओ, अपार जो अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है और इसका पूरा नाम क्या है? अपार आईडी बता दीजिए जल्दी जल्दी से, सही उत्तर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो अपार आईडी सबको पता है, बिल्कुल हलवा सवाल है, एकेडमिक से रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन में भी गच्चा खा जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़ने की अपन को जरूरत है। ठीक है, तो अपार आईडी देखो, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, है ना? तो अपार आईडी की फुल फॉर्म क्या है? द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। क्या है पूरा नाम? द ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसको हम वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के नाम से भी जानते हैं, है ना? और इसको हम एडू लोकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो दिखती कैसी है ये अपार आईडी, ये ऐसी दिखती है, ये है आपका अपार आईडी, वन नेशन वन आईडी, है ना? तो स्टूडेंट का आधार कार्ड आप मान सकते हो ना, तो सबका एक ऐसा आपका कार्ड बनेगा। अच्छा, एबीसी की फुल फॉर्म बताओ, एबीसी क्या होता है? एबीसी बैंक, जानते हो आप सब लोग एबीसी बैंक के बारे में? और इसका जिक्र कहां पे किया गया था एबीसी बैंक का, ये भी एक बार मुझे बता दीजिए। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एनईपी 2020 में इसका जिक्र किया गया था। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, और इसका जिक्र किया गया था एनईपी 2020 में। एनईपी 2020 में इसका जिक्र किया गया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना? तो इसको याद रखिए। एज पर एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स EQLI एनुअल अपडेट 2023, पुअर एयर क्वालिटी डिक्रीजेस द एवरेज इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय। भाई खराब अगर वायु की गुणवत्ता है तो वो हमारी जो जीवन प्रत्याशा है उसको कितनी % तक कम कर देती है बेसिकली? जल्दी जल्दी बताओ सब लोग, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। तो कितनी कम हो जाएगी अगर खराब वायु गुणवत्ता है, तो कि कितनी कम हो जाएगी? तो अपनी कितनी कम हो जाएगी? 5.1, है ना? इतनी साल अपन कम जिएंगे फिर, है ना? तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। अच्छा मुझे ये बताओ कि भारत में वायु गुणवत्ता को जांचने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? ठीक है, मुझे आप ये बताओ सब लोग, ऐसा कौन सा ऐप है टू मॉनिटर एयर क्वालिटी इन इंडिया? टू मॉनिटर एयर क्वालिटी इन इंडिया, भारत में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है? कुछ एक दो ऐप के नाम पता है आपको? तो वो है आपका एक सफर। ठीक है, इसको याद रख लेना।
ठीक है, सफर, है ना। एक आपको AQI का भी याद रखना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है आपका। एक क्या है आपका, एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। तो AQI भी है ना। AQI 2014 में लॉन्च हुआ था, है ना, जिसमें कितने प्रदूषक हैं, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। लॉन्च कब हुआ था एयर क्वालिटी इंडेक्स, 2014 में, है ना। प्रदूषक कितने हैं इसमें, प्रदूषक हैं आपके 8, यानी कि पोल्यूटेंट्स कितने शामिल हैं इसमें, 8 पोल्यूटेंट्स शामिल, ठीक है। और कलर कोडेड इंडेक्स कितनी कैटेगरीज में निकलता है, कितनी श्रेणी में निकलता है, 6 श्रेणी में निकलता है ना। कितनी कैटेगरीज में ये निकलता है, तो ये 6 श्रेणियों में निकलता है, ठीक है। 6 अलग अलग कलर में निकलता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल आपसे। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है इस बार, विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर द टॉप पोजीशन इन इंडिया इन क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, आईएससी बेंगलुरु है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे है, या एम्स दिल्ली। बताओ इसका सही आंसर क्या है आपका, करेक्ट आंसर, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है बताओ, एशिया क्यूएस एशिया वन रैंकिंग। तो मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ आंसर ए कर रहे हैं, कुछ आंसर बी कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ई। देखो एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वो है आईएससी बेंगलोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएससी के बाद में जो दूसरा स्थान हासिल किया है वो है आपका आईआईटी बॉम्बे ने, है ना। और आईआईटी दिल्ली जो है ना, उसका है तीसरा स्थान, ठीक है। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है ने निजी विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और क्यूएस एशिया रैंकिंग में 139वें रैंक पर है। तो सीयू जो है वो भी इस बार टॉप रैंक पे है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है सबको, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और बच गए हैं यहां पर, तो इनको अपन नेक्स्ट क्लास में ही कर पाएंगे क्योंकि आज तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन अभी बच गए हैं, तो इनको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। स्कीम्स भी आपकी बच गई हैं तो इनको भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। तो एक क्वेश्चन, एक सेशन अपना ओ लगेगा इसमें, तो उस सेशन में आपको पूरा का पूरा जितनी भी चीजें अपनी बची हुई हैं वो आपको करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप सब लोग अपना कमेंट और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसके अलावा देखो अभी आपका रफ्तार बैच चल रहा है पेपर 1 के लिए क्रैश कोर्स। तो जो स्टूडेंट ऐप पे पढ़ना चाहते हैं और डिटेल से चीजों को पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस में डिसिप्लिन बेसिस पे पढ़ना चाहते हैं, एक टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं, तो रफ्तार बैच आपका चल रहा है आपकी, जिसमें रैपिड रिवीजन हो रहा है शॉर्ट नोट्स के साथ में। हिस्ट्री के लिए आप सम्राट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिलेगा। इसके अलावा गुरुकुल बैच है जो आपका ज्योग्राफी का बैच है, इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। साथ में लो के लिए आपका बैच है, लो क्वेस्ट बैच, लाइव और रिकॉर्डेड सेशन दोनों मिलेंगे इसमें। पेपर 1 की बुक आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर मिल जाएगी। साथ में आप अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी सपोर्ट टीम के नंबर है, कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो यहां से आप बात कर लीजिए। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।